हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है पार्ट 3 चैप्टर 1 अकाउंटेंसी क्लास 11th बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। और आज की क्लास एक मैराथन क्लास होने वाली है, मतलब आज इस चैप्टर को अपन खत्म करके ही मानेंगे। जी हाँ, जितना होगा, जितना टाइम भी लगेगा, आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द की क्या स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, ताकि आपको भी अकाउंट्स में और अच्छे से क्या आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास छूटने ना पाए। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था बेटा वो अटेंड कर लेना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, अगर अभी तक अटेंड नहीं करिए तो। चलो, क्या पढ़ना है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सबको पता है प्रॉफिट क्या होता है? सर प्रॉफिट मतलब फायदा। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा। हाँ बिल्कुल सही, आपको भी मालूम है कि आपका प्रॉफिट कैसे होता है। आपको भी मालूम है कि अगर आप कोई चीज 10 रुपए की लेके आए हो, फिर उसके बाद में आप उसे 15 रुपए में बेच रहे हो, तो आपका 5 रुपए का क्या हुआ है बेटा? प्रॉफिट हुआ है, अगर अपन एक नॉर्मल सी बात करें तो, है कि नहीं? लेकिन बिजनेस में क्या होता है ना बेटा, अगर आप कोई चीज लेकर आए हो, फिर उसके ऊपर आप खर्चा करते हो, उसको मेंटेन करके रखते हो, उसके बाद में आप उसे बेचते हो, है कि नहीं? तो प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है कि भाई टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। अब यहाँ पे टोटल रेवेन्यू क्या? टोटल रेवेन्यू भी कौन सा वाला रेवेन्यू बेटा? जो जिस गुड्स में, जिस चीज में आप क्या करते हो, डील करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कपड़ों का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? आप क्लोथिंग मर्चेंट हो, आप कपड़ों का काम करते हो, तो टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि वो आपका मेन काम है। समझ में आया? मतलब जिस बिल्डिंग में आपका शोरूम है, उस बिल्डिंग के 2-3 फ्लोर आपने किराए से भी दे रखे हैं, लेकिन मेन काम किसका है? मेन काम आपका किसका है बेटा? मेन काम है आप क्लोथ मर्चेंट हो। तो आपके जो टोटल सेल हुई है ना, कपड़े बेचने से जो टोटल रेवेन्यू आया है, उसमें से क्या माइनस कर दो? टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस भी कौन से? जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन कपड़ों को बेचने के लिए, खरीद के लाए, फिर उन्हें बेचा, एडवर्टाइजमेंट किया, लोन ले रखा था, ब्याज दिया, वो सब। तो फिर वो निकल के क्या आता है बेटा? प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब अगर मैं बोलूं टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, मतलब कि आपका जितना भी टोटल रेवेन्यू है, क्या है? जितना भी टोटल रेवेन्यू है उसमें से किसको माइनस कर दो? बढ़िया, टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। क्या निकल के आ जाता है? प्रॉफिट निकल के आ जाता है, मुनाफा निकल के आ जाता है। तो बेटा पिछली क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैंने लास्ट क्लास में समझाए थे। ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, सो इट इज द इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि ये वो इनकम है जो बिजनेस से किससे कमाई है बेटा? उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जैसे कि आपका अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपका बिजनेस का है, आपका बिजनेस है कपड़ों का। किसका है? कपड़ों का। तो जो कपड़े बेच के, जो कपड़े कपड़े बेचने वाला काम आपका क्या हो गया बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, वो आपका मेन काम हो गया। ठीक है, तो इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने जो अपनी बिल्डिंग का दूसरा तीसरा फ्लोर जो आपने किराए से दे रखा है ना, वो बेटा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि आपने क्या करा? आपने बिल्डिंग में इन्वेस्ट करके वो फ्लोर काय पे चढ़ा दी? किराए पे चढ़ा दी। मेन काम तो आपका क्या है? मेन काम आपका किसका है बेटा? क्लोथ मर्चेंट हो आप, कपड़े बेचने का काम है आपका, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। तो प्रिंसिपल रेवेन्यू माइनस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस लाइक इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग सर्विसेज। यानी कि अगर आपका क्लोथ का बिजनेस है तो बेटा सेल ऑफ गुड्स आपका क्या है? वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उससे रिलेटेड जितने भी आप खर्चे कर रहे हो, मतलब वो कपड़ों को बेचने के लिए आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, उस खर्चे को आप माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आगे क्या लिखा बेटा? प्रॉफिट इज नॉर्मली कैटेगराइज्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। भैया दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट को दो हिस्से में बांट दिया, एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया और एक क्या हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा, ग्रॉस का मतलब मैंने बताया था कुल। क्या होता है? कुल होता है। ग्रॉस का मतलब कुल होता है, कुल का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल। अब ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, जरा समझना, सेल बेचा। जैसे एक एक शर्ट का एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि एक शर्ट है, वो शर्ट आपने कितने में, टी शर्ट है, चलो एक टी शर्ट है, ठीक है, उस टी शर्ट को आपने कितने में बेची बेटा? 500 रुपए में बेची। ठीक, वो टी शर्ट की कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसकी जो कॉस्ट थी ना, उसकी कॉस्ट थी आपके लिए 250 रुपए।
कितने रुपए? 250। यानी कि जब मैं सेल में से किसको माइनस करता हूँ? उस गुड्स की कॉस्ट को माइनस करता हूँ। किसको? उस गुड्स की कॉस्ट। कॉस्ट मतलब समझते हो ना बेटा? लागत, कीमत, है ना? उसकी जो लागत लगी, मतलब उस टी शर्ट को बनाने की या उस टी शर्ट को ला के पैक करके बेचने की जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी बेटा? 250 रुपये निकल के आ रही है। तो 500 में से 250 गए तो आपका वो क्या निकल के आया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। ध्यान रखना यहाँ पे आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही माइनस करी है सिर्फ, मतलब सिर्फ उन्हीं गुड्स की कीमत आपने यहाँ पे, उन्हीं गुड्स की कॉस्ट आपने यहाँ पे माइनस करी है जिन्हें आपने क्या कर दिया है? बेच दिया। ठीक है, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन, वही लिखा है, सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि आपका जो रेवेन्यू हुआ है ना, उससे जो कम होने चाहिए आपके क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस, या आपका रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए और आपके डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होना चाहिए? कम। तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होगा बेटा? ऐड होगा। लेबर जो उसको बना रहा है सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। फैक्ट्री का रेंट सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या होगा? ऐड होगा। फैक्ट्री के रेंट की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं? मतलब कि वो खर्चे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं? उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस एडवर्टाइजमेंट से कितने गुड्स बिकेंगे, तो आप किस हिसाब से उसमें ऐड करोगे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन जो लेबर उसको बना रहा है और एक महीने में अगर वो 100 यूनिट बना रहा है और अगर उसकी सैलरी मान लो 100 रुपये हुई, तो एक यूनिट बनाने में कितना रुपया लगा? 1 रुपया लगा कि नहीं लगा? वो किस में ऐड हो जाएगा? इजिली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस बेटा वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप सीधा प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। यानी कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी आपका रेवेन्यू ज्यादा है और आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कैसा है? कम। उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? तो अपना बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट ले आए यहाँ। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से पता है बेटा क्या करते हैं? अब जितने भी एक्सपेंस बचे, अभी तक आपने सिर्फ रेवेन्यू में से क्या माइनस करा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी सिर्फ उन गुड्स की कीमत जो बिक चुके हैं या उन गुड्स की लागत जो बिक चुके हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही होता है क्या? नहीं भैया, उन प्रोडक्ट्स को बेचने में और भी तो खर्चा हुआ होगा। आपका शोरूम का रेंट लगा होगा, आपने लोन ले रखा होगा, उसका ब्याज गया होगा, आपके जो शोरूम है वहाँ पे सेल्समैन काम करते होंगे, उनकी सैलरी हो गई, लाइट का खर्चा हो गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गए, न जाने कहाँ के खर्चे शोरूम में होते हैं कि नहीं होते। तो जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे सारे माइनस कर देते हो ना, उसके बाद निकल के कौन आता है? तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। यानी नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू, मान के चलो कि तुम्हारा रेवेन्यू कैसा है बेटा? कम है, और तुम्हारे एक्सपेंसेस कैसे हैं? ज्यादा है। यानी रेवेन्यू ज्यादा है, क्या ज्यादा है? रेवेन्यू ज्यादा है, मतलब सॉरी रेवेन्यू कम है मतलब सेल्स कम है, और तुम्हारे एक्सपेंसेस कैसे हैं? ज्यादा है। सबको पता है बेटा इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में लॉस होएगा। इसे क्या बोलते हैं? नेट लॉस। व्हेन योर रेवेन्यू इज लेस एंड योर एक्सपेंसेस आर मोर, उस टाइम पे क्या होता है बेटा? नेट लॉस हो जाता है। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड अदर इनकम। समझ में आया? टोटल रेवेन्यू जो आपका टोटल सेल आप करके ला रहे हो वो, प्लस अदर इनकम। नेट प्रॉफिट में आपकी अदर इनकम भी जुड़ जाती है। सर अदर इनकम कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका तो क्लोथ का बिजनेस है मेन, लेकिन आपने ऊपर के 2 फ्लोर काहे पे दे रखे हैं? रेंट पे दे रखे हैं। तो जो रेवेन्यू आपका किससे आया? कपड़ों को बेच के आया, प्लस उसमें और क्या ऐड कर दो? अदर इनकम। यानी ऊपर के जो 2 फ्लोर का क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है, वो भी जोड़ दो। मान लो आप ब्रोकर का काम भी करते हो। ब्रोकर का काम मतलब सर कि भाई सेलर और परचेजर को मिलाने का काम। दुकान पे बैठे हुए हैं तो कोई आता है तो उसे बता देते हैं भाई यहाँ जमीन है, यहाँ प्लॉट है, खरीद लो, और बीच में आपको क्या मिल जाता है? कमीशन मिल जाता है, तो वो और जोड़ दो। यानी कि टोटल रेवेन्यू प्लस मान के चलो आपको आपकी बिल्डिंग से रेंट मिल रहा है, वो भी जोड़ दो, प्लस आपको कुछ कमीशन मिल रहा है सेल और परचेज करने पे, है ना, जमीन अमीन वो सब,
वो जोड़ दो। तो ये टोटल इनकम हो गई आपकी एक तरह से ओवर टोटल एक्सपेंसेस, यानी आपकी जो रेवेन्यू है, आपका टोटल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है और टोटल एक्सपेंसेस कैसा है, कम है, तब आपका क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट किसको बढ़ा देगा बेटा, कैपिटल को। अच्छा, कैपिटल किसका होता है, ओनर का होता है। स्टार्टिंग में पढ़ा है अपन ने बेटा, कैपिटल किसका होता है, ओनर का। तो बेटा जब जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ओनर की कैपिटल क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। अपन बिजनेस है तो अपन को ये प्रॉफिट किसको देना है, ओनर को देना है। इसलिए ओनर की जो कैपिटल है, ओनर की जो पूंजी है, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा उसकी पूंजी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता है। वाइल नेट लॉस डिक्रीज, लेकिन अगर ओनर का क्या होगा बेटा, अगर ओनर का नुकसान हो जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी क्या, नहीं सर, कैपिटल क्या होगी, कम होगी। कॉमन सेंस है कि नहीं, बिल्कुल। आ गया समझ में कि नहीं आया। क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस होगा, क्या होगा, लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। कि भाई 10 लाख रुपए लगाए, 1 लाख का नुकसान हो गया, मतलब अब कितने रुपए रह गए, 9 लाख रह गए कि नहीं रह गए। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। तो जब भी बेटा बिजनेस में नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल क्या हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। और जब भी बिजनेस में क्या होता है, जब भी बिजनेस में, देखो एक एक करके, कि जब भी बिजनेस में नेट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किसका होता है बेटा, ओनर का। तो ऐसे केस में जो उसकी कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और वहीं पे अगर क्या हो जाए, नेट लॉस, तो नुकसान किसका होता है बेटा, नुकसान भी ओनर का होता है। तो उससे उसकी कैपिटल, उसकी जो पूंजी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट बेटा सेल्स। तो सेल्स किसके लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, सेल का मतलब सबको पता है बेचना, क्या होता है, बेचना। लेकिन यहाँ पे अपन सेल का इस्तेमाल उन्हीं के लिए करते हैं जिन गुड्स में अपन डील करते हैं। जैसे अगर अपन क्लोथ मर्चेंट हैं तो जो अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कपड़े बेच रहे हैं, तो क्या आएगा, अपन सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है। अपन क्लोथ मर्चेंट है, मान के चलो कोई फर्नीचर फालतू पड़ा हुआ है, वो उठा के बेच दिया, तो क्या वो अपने लिए सेल है, नहीं है। समझ में आया, क्योंकि अपन फर्नीचर मर्चेंट नहीं है। लेकिन मान के चलो अगर अपन फर्नीचर मर्चेंट हैं और अगर अपन किसको बेच रहे हैं बेटा, फर्नीचर को, तो क्या आएगा, सेल। मतलब इससे एक चीज क्लियर हो गई कि सेल्स कब आएगा, सेल्स तब आएगा जब जिन गुड्स में अपन डील करते हैं, जिसका अपना बिजनेस है, जिन चीजों का अपना बिजनेस है, जब अपन उन्हें बेचते हैं तो क्या आता है बेटा, सेल्स आता है ना। आ जाओ। तो सेल्स रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी ब्रॉट और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। द टर्म सेल्स इज एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स इन विच द फर्म डील्स। समझ में आ गया कि नहीं। तो बेटा सेल्स क्या होती है, सेल्स रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। सेल्स रिफर्स क्या होता है कि अमाउंट, जितना अमाउंट के अपन ने क्या बेच दिए, गुड्स बेच दिए, जो अपन ऑलरेडी या तो खरीद के लाए थे, ठीक है, या तो अपन ट्रेडर हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, फिर अपन उनको आगे होलसेल में खरीद के लाते हैं, रिटेल में बेचते हैं। या तो अपन कौन है बेटा, मैन्युफैक्चरर हैं, अपन धान में कपड़ा लाते हैं, बढ़िया टेलरों से सिलवाते हैं और सिलवा के फिर बेचते हैं। ठीक है। आ गई बात समझ में। तो जो सेल्स वर्ड है अपन कब इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनमें अपन क्या करते हैं, डील करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ध्यान रखना। आ जाओ। अब बेटा सेल करिए तो क्या होगी, सेल्स रिटर्न भी होगी। तुमने भी किया होगा कभी कभी, है कि नहीं। तुम कुछ चीज खरीद के लाए होगे, होता है ना, जो अपने जान पहचान की दुकान वाले होते हैं उनके पास में अपन कपड़े लेने चले जाते हैं और क्या बोल देते हैं कि अंकल जी, मम्मी या पापा को समझ में नहीं आया तो क्या कर जाएंगे, वापस कर जाएंगे कि नहीं। तुम्हारे लिए क्या हो गया, परचेज रिटर्न, लेकिन वो अंकल जी के लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। यस बेटा, सेल्स रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने किसी को सामान बेचा और वो सामान अपन को क्या कर गया बेटा, वापस कर गया। क्यों कर गया सर, अरे रीजन हो सकते हैं ना, डिफेक्टिव निकल गया हो, या उस क्वालिटी का ना हो जिस क्वालिटी का अपन ने उसको दिखाया था, या क्या हो सकता है वो क्वांटिटी कैसी खरीद ले गया हो अपन से ज्यादा, तो जो एक्सेस क्वांटिटी है वो वापस करने आया हो। तो जब भी जो गुड्स अपन ने जो अपन ने गुड्स बेचे हैं और अगर कोई उन गुड्स को क्या करने आ जाए, वापस करने आ जाए, तो उसमें अपन कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे बेटा, सेल्स रिटर्न का। इसका दूसरा नाम क्या है, घर का नाम, बाहर का नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। क्या है, रिटर्न इनवर्ड। कैसे याद रखना है, वापस अंदर। तो वापस अंदर क्या है होगा, जो आपने भेजा होगा, जो आपने बेचा होगा। तो रिटर्न इनवर्ड भी सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। समझ में आया। When sold goods are returned by the purchaser due to some reason, then it is termed as sales return. रीजन बता दिया,
डिफेक्टिव हो सकता है, क्वालिटी बेकार हो सकती है, या क्वालिटी उस लेवल की नहीं थी, या एक्सेस क्वांटिटी में खरीद के ले गया तो वापस कर रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यही होता है बेटा, सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स ही होता है, ठीक है। इट रिफर्स टू रेवेन्यू अर्नड बाय द कंपनी फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर समझाया था ना, जैसे अगर अपना बिजनेस का है बेटा कपड़ों का, तो जो कपड़ों बेचने से जो भी अपना सेल हो रहा है, कपड़े बेचने से जो भी अपना पैसा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्या बोलेंगे? सेल्स। ये कह सकते हैं द अदर नेम फॉर सेल्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और द अदर नेम फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स, है ना। सेल्स घर का नाम मान लो छोटा सा, बड़ा नाम कहाँ का होता है? बाहर का, ठीक है। दोनों सेम ही है। आ जाओ नेक्स्ट चीज पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? अभी इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूँ बार बार, गुड्स गुड्स गुड्स। तो गुड्स क्या होते हैं? अकाउंट्स में जब भी गुड्स वर्ड का यूज होता है, तो जिस बिजनेस में, यानी जिसका आप काम कर रहे हो, जैसे अभी अपना काय का एग्जाम्पल चल रहा है, अपन कौन है भैया? अपन क्लोथ मर्चेंट है। कौन है अपन? क्लोथ। तो बेटा क्लोथ अपने लिए क्या है बेटा? गुड्स, ठीक। अच्छा मान के चलो, अरे सर हम तो फर्नीचर बेचेंगे, लो भैया फर्नीचर बेच लो। अगर आप फर्नीचर मर्चेंट हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या है? गुड्स। नहीं सर मैं तो और बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं बेचूंगा जेसीबी, मैं बेचूंगा बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है। बेटा अगर तुम मशीनें बेच रहे हो, तुम अगर मशीन मर्चेंट हो, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? गुड्स। अच्छा मतलब आ गया समझ में? हाँ, क्या कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जिस चीज में डील कर रहे हो, अगर आप जिसका बिजनेस कर रहे हो, है ना, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें गुड्स बोला जाता है, ठीक है। सो गुड्स रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। दैट इज गुड्स मीन्स ऑल द आइटम्स विच आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है? क्लियर? आगे बढ़े क्या? चलो एक बार और बता ही देता हूं कि गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स मतलब वो प्रोडक्ट जो कि आप अपनी बिजनेस यूनिट में आप क्या कर रहे हो, जिनसे डील कर रहे हो, ये वो गुड्स हैं बेटा जिन्हें आपने परचेज किया है, ठीक है। क्या करने के लिए? विच आर परचेज्ड या मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, और आप इन्हें अपने बिजनेस में क्या करते हो बेटा? बेचते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बेटा? स्टॉक। दोनों में रिलेशन है, दोनों में बिल्कुल रिलेशन है। स्टॉक क्या होता है बेटा? स्टॉक आपने सुना होगा ना, आपस में बात करते हैं, आपके पापा का बिजनेस होगा तो वो कि अरे गोडाउन में इतना स्टॉक रखा हुआ है, दुकान में इतना स्टॉक रखा हुआ है, अभी ऑर्डर नहीं कर रहे, है ना, या अगली साल स्टॉक मंगाएंगे, या अभी स्टॉक कम है मंगा लेते हैं। मतलब स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक बेटा वो गुड्स हो गए जो लाइंग अनसोल्ड, या तो आपके शोरूम में या तो आपके गोदाम में, जो अभी तक बिके नहीं है, लेकिन आपने उन्हें हेल्ड करके रख रखा है ताकि आप उन्हें अपने बिजनेस में क्या कर सको? बेच सको। बेटा अगर आपको क्लोथ का बिजनेस करना है तो आपको क्लोथ का स्टॉक रखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? स्टॉक मतलब पूरा जिसमें जिस गुड्स में अपन डील करते हैं उनका स्टॉक मेंटेन करके रखना, उनकी एक अच्छी खासी वैरायटी और क्वांटिटी मेंटेन करके रखना, ताकि अपन उन्हें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या कर सकें? बेच सकें और मुनाफा कमा सकें। आ जाओ अब स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। रिफर्स टू द गुड्स हेल्ड बाय द बिजनेस। ये वो गुड्स होते हैं जो कि बिजनेस ने हेल्ड करके रखे, अपने पास में रख रखे, ताकि वो उन्हें क्या कर सके? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्योंकि है ना, यहाँ पे जो इन्वेंट्री होती है वो स्टॉक होती है, सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की नहीं होती। किसकी नहीं होती बेटा? फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक नहीं होता हमेशा। कुछ कौन होते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो वो किसका स्टॉक रखते हैं बेटा? रॉ मटेरियल का। क्यों? ताकि वो क्या कर सके? कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ताकि वो उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल प्रोडक्शन में कर सकें। तो वो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक रखते हैं। और सर्विस फॉर सेल्स। आप देखा होगा डॉक्टर क्या देता है बेटा? सर्विस देता है। तो डॉक्टर भी कुछ चीज़ों का स्टॉक मेंटेन करके रखता है। बीटाडेन हो गई, आपका कॉटन हो गया, कुछ जर्नल मेडिसिन हो गई, रखते हैं कि नहीं रखते वो लोग भी? तो डेट इज सो इन अदर वर्ड्स तो क्या हो गया बेटा? द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड और अनयूज्ड। मतलब कि ये वो गुड्स हैं जो अभी तक क्या नहीं हुए बेटे? बिके नहीं है। और या तो ये वो रॉ मटेरियल हैं जो अभी तक प्रोडक्शन में क्या नहीं हुए? यूज नहीं हुए, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ये पिछले साल के गुड्स हैं जो अभी तक बिके नहीं है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आ गए।
और एक होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक। और एंड ऑफ द ईयर मतलब बेटा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कि बिजनेस के एंड में जो स्टॉक बच गया जो अभी तक बिका नहीं है उसे क्या बोला जाता है? क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आए कमेंट सेक्शन में बिना शर्म के लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं फिर से समझा दूंगा। चलो आ जाओ, टाइप ऑफ स्टॉक की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ स्टॉक क्या होता है? 3 तरह का टाइप होता है स्टॉक का। एक होता है रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। दूसरा इन्हीं का होता है एक सेमी फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो बेटा तो कभी कभी क्या होगा ना, आपके कुछ गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रहेंगे? पूरी तरह से बने नहीं रहेंगे, मतलब वो 60% 70% फिनिश हो गए होंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर सेल, अभी आप उन्हें बेच नहीं सकते, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं। और एक होता है बेटा कौन? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होते हैं, फिनिश्ड का समझ में आ गया ना, मतलब खत्म, पूरी तरह से खत्म, नाउ दे आर रेडी फॉर सेल, आप उन्हें क्या कर सकते हो? मार्केट में ले जाके बेच सकते हो। आ जाओ, तो टाइप ऑफ स्टॉक, stock of raw material that is goods lying unprocessed with the firm. For example, value of wood in a business engaged in a manufacturing of furniture is the stock of raw material। है कि नहीं कि भाई रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि ये वो गुड्स है जो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, पड़ा हुआ है लाइंग, बट अभी तक उसकी क्या नहीं हुई, प्रोसेस नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप कौन हो बेटा? फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो और आपके पास क्या रखी हुई हैं? वुड्स रखी हुई हैं, क्या करने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए। तो डेट इज ए रॉ मटेरियल फॉर यू। सेकंड इज स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स बेटा वो स्टॉक होता है जो अभी तक पूरी तरह से बन के तैयार नहीं हुआ। जैसे फर्नीचर की बात करूं तो ये 60 या 70% उसका काम हो चुका है, लेकिन अभी तक वो क्या नहीं हुआ, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे होता है ना, सोफे का स्ट्रक्चर बन गया है पूरा, लेकिन उसमें अभी तक फॉर्म वार्म और वो सब नहीं लगी, तो 60-70% काम हो चुका है, लेकिन वो गुड्स अभी क्या नहीं है बेटा? रेडी नहीं है सेल करने के लिए। तो गुड्स और स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डेट इज गुड्स ऑन विच फर्दर प्रोसेसिंग इज येट टू बी डन, यानी कि अभी भी उसमें क्या रह गया है? काम करना रह गया है। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ अनफिनिश्ड चेयर्स। ठीक है, चलो स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी होता है। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बेटा ये वो स्टॉक है जिसका पूरा काम खत्म हो चुका है, नाउ दिस स्टॉक इज रेडी टू सेल, आप इसे क्या कर सकते हो? उठा के कस्टमर को बेच सकते हो। तो इसका भी स्टॉक मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है बेटा। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दैट इज गुड्स विच आर कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट बट लाइंग अनसोल्ड, यानी कि ये कंप्लीट है, मतलब आप इसे सीधा कस्टमर को बेच सकते हो, लेकिन अभी तक ये क्या नहीं हुए? बिके नहीं है, दे आर लाइंग अनसोल्ड विद द फर्म, अभी भी ये फर्म के पास बिना बिके हुए पड़े हुए हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड चेयर। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ था नहीं। आ जाओ आगे बात करते हैं, क्या नाम है इनका? ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड का मतलब होता है क्या? खरीदना बेचना। क्या होता है? खरीदना बेचना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल से एक वर्ड निकालते हैं रिसीव। क्या वर्ड निकाल लिया अपन ने? रिसीवेबल से। रिसीवेबल से एक वर्ड निकाल लिया रिसीव। ट्रेड रिसीवेबल मतलब इनसे पैसा आना है, इनसे पैसा लेना है। समझ में आ गया? ट्रेड रिसीवेबल बेटा वो होते हैं जिनको आपने गुड्स काय में बेच दिए, क्रेडिट में बेच दिए, और अभी इनसे क्या लेना बाकी है? पैसे लेना बाकी है। आ जाओ, तो ट्रेड रिसीवेबल रिफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी ट्रेड रिसीवेबल एक तरह से लिविंग बीइंग होते हैं जिनको आपने क्या कर दिया? गुड्स बेच दिया। क्या बेच दिया? जिनको आपने गुड्स बेच दिया या जिनको आपने सर्विस दे दी, लेकिन अभी तक आपने इनको क्या नहीं दिया? अभी तक इन्होंने आपको क्या नहीं दिया? अभी तक इन्होंने आपको पेमेंट नहीं दिया, तो अभी भी इनसे पैसे लेना है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल, इनसे क्या लेना है बेटा? पैसे लेना है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल इज ए सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, यानी कि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ये डेटर कौन है बेटा? ये डेटर वो इंसान है जिसको अपन ने या तो गुड्स बेचे थे उधारी में, या तो अपन ने इसको सर्विस दे दी थी, कैसी? उधारी में, और अभी तक इस बंदे ने, ये बंदा होता है लिविंग बीइंग, इसने अभी तक अपन को क्या नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। तो जिस बंदे को अपन ने सेल करी है, क्या करी है?
जिस बंदे को अपन ने सेल करी है काय में, उधारी में, या अपन ने उसको सर्विस दी है काय में, उधारी में, और अभी तक उसने अपन को क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, जिससे पैसे लेना है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, डेटर। आ जाओ, ये है डेटर। डेटर कौन है? तो डेटर इज ए पर्सन। पर्सन मतलब बेटा क्या हो गया, लिविंग बीइंग हो गया कि नहीं। तो डेटर इज ए पर्सन और फर्म, फर्म भी हो सकती है। फर्म को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन बोलते हैं, आगे समझाऊंगा। टू whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received। ठीक है, तो इसने अभी तक अपन को पेमेंट नहीं किया है, लेकिन ये सर्विस ले चुका है, गुड्स ले चुका है उधारी में। सो द अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेप्ट। ठीक है, तो जो पैसा अपन को इससे लेना है ना, उसे क्या बोला जाता है, डेप्ट बोला जाता है, कर्जा बोला जाता है। एंड इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और इस डेटर को अपन बैलेंस शीट की किस तरफ दिखाते हैं, एसेट साइड। क्यों? क्योंकि एसेट मतलब जिस चीज से पैसे आएंगे, आज नहीं तो कल। तो ये जो डेटर है ना, ये डेटर बेटा अपनी कौन है, ये डेटर अपना एसेट है। कौन है, एसेट। क्योंकि इस बंदे से आज नहीं तो कल अपन क्या ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। ठीक है, चलो डेटर समझ में आ गया। डेटर के बाद कौन दे रखा है बेटा, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अब ये बिल्स रिसीवेबल कौन है सर? अच्छा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल का रिलेशन है। जो बिल्स रिसीवेबल आज है ना, वो पहले डेटर हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, डेटर। है ये क्या है, मैं समझाता हूँ, सुनो। क्या होता है ना, कोई आया आपकी जान पहचान का, उसने कहा कि एक काम करो, मेरे को इतने का सामान दे दो, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। अब कोई आपकी जान पहचान का है, रिश्तेदार है, आपकी फैमिली का क्लोज है, या आपका बहुत ही अच्छा मित्र है, आप उसे मना करोगे? बिल्कुल नहीं। आप उसको सामान बेच दोगे। ठीक है, अब वो आपसे बोल के चला गया कि भाई पेमेंट कब करूंगा, अगले महीने करूंगा। लेकिन क्या श्योरिटी है कि अगले महीने पैसे आ जाएंगे? हाँ भी और ना भी, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। मान के चलो कि अगर आपको उस बंदे के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या करा जाता है, जो अपना डेटर होता है ना, अपन बनाते हैं बिल। अपन सेलर है, अपन एक बिल बनाते हैं, उस बिल को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अपन एक बिल बनाते हैं। ठीक है, और इस बिल में उस सामने वाले के सील और साइन ले लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, कि भाई साहब मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा। हाँ ठीक है, अपन उसमें लिख देते हैं कि ये हमको 1 महीने बाद पेमेंट देंगे, और अपन सामने वाले से सील और साइन कर देते हैं, और अपन भी उस पर सील और साइन कर लेते हैं, और स्टैम्प करा लेते हैं उसको, बाकायदा रजिस्टर्ड। समझ में आ गया, उसमें स्टैम्प लग जाते हैं। जैसे ही दोनों पार्टी के सील और साइन हुए, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। सामने वाले ने क्या बोला, 1 महीने का टाइम, आप उसमें 1 महीने का टाइम दे दो, उसको 2 महीने का टाइम दे दो। समझ में आ गया कि नहीं? तो सर ये कर क्यों रहे हैं? अरे अब श्योरिटी हो जाएगी, अब उसको 1-2 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, उस बिल के वजह से पैसे देने ही पड़ेंगे। उसे बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। आ जाओ, तो इट मीन्स ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर। अपन सेलर है, अपन ने एक बिल बनाया, और उस बिल बना के जो डेटर था ना, उसके अपन ने क्या ले लिए, सील और साइन ले लिए ऑन द बायर। तो जो अपन ड्रॉयर है, अपन ने बिल बनाया है, और जिसने अपन से खरीदा है वो कौन है बेटा, ड्रॉई है, वो एक्सेप्ट करेगा। इन विच द सेलर डायरेक्ट्स द बायर टू पे द स्पेसिफाइड सम एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। उसने बोला ना 1 महीने बाद, तो ठीक है, अपन उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर रख देते हैं कि भैया ये हमको इस तारीख को इतने पैसे वापस करेंगे। ठीक है, सच बिल बिकम्स बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेलर। तो अपने लिए वो बिल क्या बन जाता है बेटा, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, क्योंकि इस बिल से अपने को फ्यूचर में क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। अगर 1 महीने का टाइम दिया है तो 1 महीने 3 दिन की ग्रेस, 2 महीने का टाइम दिया है तो 2 महीने 3 दिन की ग्रेस के बाद अपन को क्या मिलेगा, पेमेंट। अच्छा सर, अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, ये बिल उठा के सीधा कहाँ पहुंच जाना, कोर्ट पहुंच जाना, कोर्ट तुम्हारे पैसे दिलवा देगी। इसलिए कराते हैं। समझ में आ गया? तो बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेलर आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर। एक्सेप्टेंस मतलब जो ये बायर होता है ना, उस बायर के अपन क्या कराते हैं, उस पर साइन करा लेते हैं, उसकी सील, उसके जो बिजनेस की सील होती है ना, वो भी लगवा लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया। बस उसका अपोजिट कर दो, उसका अपोजिट आ गया कौन, ट्रेड पेएबल। कौन आ गया, ट्रेड पेएबल। व्यापार में पेएबल। ठीक है, ट्रेड का मतलब खरीदना बेचना होता है। अब यहाँ पे आ गए पेएबल। पेएबल मतलब पैसा जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं अपने सप्लायर्स। कौन आ जाते हैं बेटा, सप्लायर। जो अपने सप्लायर होते हैं ना, उनसे अपन क्या ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं, या फिनिश्ड गुड्स ले लेते हैं आगे बेचने के लिए या बनाने के लिए। तो अभी तक अपन ने उनका क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं किया। क्या नहीं किया अपन ने अभी तक, उनका पेमेंट नहीं किया। तो जिसको पैसे देना है, क्या करना है, जिनको पैसे देना है, काहे के,
आपने क्या खरीदा इनसे, या तो रॉ मटेरियल खरीदा, या अपने सप्लायर हैं, या तो आपने इनसे फिनिश्ड गुड्स खरीदे हैं आगे बेचने के लिए, अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया, या आपने इनसे क्या ले लिया बेटा, सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक आपने इनको क्या नहीं करा है, पेमेंट नहीं किया है, तो ये है आपके ट्रेड पेबल्स, क्योंकि आपको इनको क्या करने का है, पे करने का है। तो दो होते हैं ये, एक होते हैं क्रेडिटर्स और एक कौन होते हैं, बिल्स पेबल, या अपोजिट बस। तो ट्रेड पेबल कौन है, ट्रेड पेबल्स रिफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो इधर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपने गुड्स खरीदे, अब क्रेडिटर, डेटर का उल्टा कौन होता है, क्रेडिटर होता है। मतलब अब आपने गुड्स खरीदे, आपने सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, तो वो जो सामने वाला है जिसको अपन ने पेमेंट नहीं दिया उसको आज नहीं तो कल पैसा देना है कि नहीं देना, तो वो अपना कौन है बेटा, वो अपना क्रेडिटर है। या ओवरऑल देखा जाए तो वो सामने वाले अपने कौन है बेटा, ट्रेड पेबल्स। इट इंक्लूड्स बोथ, तो इसमें दोनों आते हैं। मतलब ट्रेड पेबल का फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊं तो ट्रेड पेबल इज इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। समझ में आ गया कि नहीं आया। अब यहाँ पे वही वाली चीज हो गई कि भाई अपने पास पैसे नहीं थे, अपन ने अपने सप्लायर से मतलब क्रेडिटर से बोला कि देखो भाई अभी पैसे नहीं है, अभी माल दे दो, हम आपको 1 या 2 महीने बाद पेमेंट कर देंगे। अब भाई अपना जो वो क्रेडिटर था ना, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो अब वो बिल बनाएगा, क्योंकि वो सेलर है, ठीक है, वो बिल बनाएगा, वो सेलर है, अब वो बिल बनाएगा, उस बिल के ऊपर अपन सील और साइन कर देंगे, तो अब वो बिल अपने लिए क्या बन गया बेटा, बिल्स पेबल। वो बिल अब अपने लिए क्या बन गया, बिल्स पेबल बन गया। अब अगर अपन ने बोला है भैया 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो उस बिल में अपने को 2 महीने का टाइम दे देगा, उस पर बढ़िया सील और साइन हो जाएंगे, स्टैंप लग जाएगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब अपन को 2 महीने के बाद उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो उस चीज से पैसे जाएंगे, उस बिल से पैसे जाएंगे, इसलिए वो बिल क्या हो गया बेटा, बिल्स पेबल हो गया। समझ में आ गया। मतलब क्रेडिटर्स काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेबल में, जैसे यहाँ पे डेटर्स काय में कन्वर्ट हो रहे थे अपने बिल्स रिसीवेबल में। आगे पढ़ते हैं, कौन होते हैं क्रेडिटर्स, आ जाओ बेटा आ जाओ। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, तो क्रेडिटर एक वो पर्सन है जिसका, फर्म का, फ्रॉम होम, जिससे अपन ने क्या करा है बेटा, गुड्स हैव बीन परचेज, बढ़िया गुड्स खरीद लिए, सर्विसेज हैव बीन टेकन, उससे बढ़िया सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक उस बेचारे को क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं किया, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, द क्रेडिटर्स आर शोन एज द लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। मतलब उससे गुड्स खरीद लिए या सर्विस ले ली, लेकिन अभी तक उस बंदे का क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करा, उस बंदे को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और ये बंदा किस तरह आएगा, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो क्रेडिटर है, इन क्रेडिटर को अपन को क्या करना है, पेमेंट करना है। और जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो क्या होती है, लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो क्रेडिटर्स ही बेटा काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेबल में। अभी हाल मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि जो अपना क्रेडिटर है ना, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो फिर वो अपन से बोलेगा कि भैया अच्छा ठीक है 2 महीने का टाइम चाहिए, वो बिल बनाएगा, बिल पे अपने सील और साइन ले लेगा, स्टैंप लगवा देगा, उससे क्या होगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो वो जो अपना क्रेडिटर है, अब अपन क्या, वो अपना क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल बन जाएगा। तो अपन को अब उस बिल से क्या करना है, पेमेंट करना है, नहीं तो वो कोर्ट जा सकता है, अपने खिलाफ केस कर सकता है, और फिर अपने को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से अपनी को पैसा देने के लिए ये बिल बनाया जाता है, ताकि अपन कम से कम जो भी टाइम है 2 महीना 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दें। तो इट रिफर्स टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अपन ने खरीदे तो इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, इसे वो एक्सेप्ट करता है जिसने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे, या जिसने सर्विस ली है क्रेडिट पे, वो इस बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। द अमाउंट ऑफ विच इज पेएबल ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। इसका जो पेमेंट है ना, एक स्पेसिफाइड डेट पर ही होता है। आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहो तो उस स्पेसिफाइड डेट पे ही आपको पेमेंट करना होता है। अदरवाइज जो सामने वाला है, जो क्रेडिटर है अपना, जो बिल्स पेबल है अपना, वो अपने खिलाफ क्या ले सकता है बेटा, लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, बुक में पढ़ के देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। आ जाओ, अब बात करेंगे बेटा किसकी, बाउचर की। अब ये बाउचर क्या है बेटा, बाउचर क्या होता है ना, बाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है या एक तरह से एविडेंस होता है। उस बाउचर में क्या लिखा जाता है, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है, जर्नल एंट्री लिखी जाती है, और उस बाउचर में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, उसे क्या करा जाता है, अटैच किया जाता है।
समझ में आया कि नहीं आया? आ जाओ। तो बाउचर क्या है? ए बाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ए सपोर्ट ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। बाउचर इज ऑफ टू टाइप्स, है कि नहीं? तो जो बाउचर है ना, बाउचर आपका क्या है बेटा? बाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। होता क्या है कि सारे अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग बाउचर्स होते हैं। कैश बाउचर होते हैं, बैंक बाउचर होते हैं, एक्सपेंसेस के बाउचर अलग होते हैं। अब इन बाउचर्स के साथ में क्या किया जाता है? इन बाउचर्स को फिल किया जाता है। इन बाउचर्स में बकायदा ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा जाता है और उसके साथ में एक एविडेंस लगाया जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसका एविडेंस क्या है? तो उसका एविडेंस बेटा कैश मेमो होता है। जो आप कैश देते हो तो सामने वाले से आपको कैश मेमो मिलता है, तो वो कैश मेमो हो गया, या बिल हो गया, या डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में आते हैं। जब अपन आगे सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो उस बाउचर के साथ में, उस बाउचर में उस ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखते हैं और उस बाउचर के साथ में ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगा देते हैं ताकि ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सके? वेरीफाई किया जा सके। ठीक है, दो तरह के बाउचर होते हैं, एक सोर्स बाउचर होता है और एक होता है अकाउंटिंग बाउचर। सोर्स बाउचर के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द डॉक्यूमेंट्स विच एक्ट एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दो तरह के बाउचर होते हैं। एक बाउचर वो होता है जो कि सोर्स बाउचर होता है। सोर्स का मतलब क्या होता है? जहां से ट्रांजैक्शन इमर्ज होके आ रहा है, जहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल कैश मेमो हो गया, इनवॉइस या बिल हो गया, रिसिप्ट हो गई, पे इन स्लिप हो गई, चेक हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गया, एक्सेट्रा। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो कि आपके पिताजी ने आपको 1000 रुपए दिए और आपसे बोला कि जा जाके ये सामान लेके आओ। ठीक है, आप बढ़िया गए, आप सामान लेके आ गए। ठीक, अब आप है ना, आपसे पापा पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ ये सामान कितने का है। आपने उनसे बोल दिया कि अरे 700 रुपए का आया है। कितने का आया? 700 का। आया कितने का? 500 का। आपने बातें लगा दी कि कितने का आया? 700 का। और 300 रुपए आपने क्या करा? खुद रख लिए। सॉरी, 200 रुपए आपने खुद रख लिए और 300 रुपए आपने अपने पिताजी को क्या कर लिया? वापस कर लिया। अगर अब वो यहाँ पे आपसे पूछ लें कि लाओ बिल बताओ, क्या बताओ? बिल। बस हो गया ना काम। यही होता है ये जो होते हैं ना, कैश मेमो हो गया या इनवॉइस हो गया, इससे ये पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है। ये एविडेंस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सोर्स बाउचर एविडेंस का काम करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ तो कितने का हुआ और कैसे हुआ। समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया। सेकंड कौन है बेटा? अकाउंटिंग बाउचर्स। कुछ क्या होते हैं बेटा? अकाउंटिंग बाउचर्स होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग द बाउचर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। अकाउंटिंग बाउचर क्या होते हैं? अलग अलग बिजनेस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो बिजनेस वाले अपने बाउचर बना लेते हैं। कैश बाउचर, बैंक बाउचर, सेल बाउचर, परचेज बाउचर, एक्सपेंसेस के बाउचर, सब अलग अलग कलर के होते हैं। उन बाउचर्स को जो अकाउंटेंट होता है वो फिल करता है ताकि उस ट्रांजैक्शन की डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए कि वो कैसा ट्रांजैक्शन है। उसकी जर्नल एंट्री वो उसमें कर देता है, उसमें वो उस ट्रांजैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। और उसी बाउचर के साथ में ये जो होते हैं ना, कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, या डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, उसको उसके साथ में पंच कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एक तरह से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में क्या करते हैं? बिजनेस की हेल्प करते हैं। आगे आ जाओ। ठीक है, बाउचर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी बेटा? डिस्काउंट की। किसकी? डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है कि नहीं? जब भी आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो आपको सामने वाला क्या दे देता है? डिस्काउंट दे देता है कि नहीं? आपको पता ही होगा डिस्काउंट के बारे में। आ जाओ, लेकिन आज हम पढ़ेंगे दो तरह के डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कौन सा डिस्काउंट होता है? एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड का मतलब बेटा खरीदने बेचने वाला डिस्काउंट। कौन सा वाला? ट्रेड डिस्काउंट कहाँ चलता है? ट्रेड डिस्काउंट चलता है जब आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो। किस में खरीदते हो? बल्क। जी हाँ, जब आप बल्क में खरीदते हो ना, तब कौन सा डिस्काउंट चलता है? ट्रेड डिस्काउंट चलता है। जितना ज्यादा बल्क में खरीदोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? उतना ज्यादा आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। सेम अगर आप होलसेलर हो। कौन हो? अगर आप होलसेलर हो और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कोई आपके पास आएगा बेटा, गुड्स खरीदने आएगा, है ना, तो अब आप उसको क्या दोगे? ट्रेड डिस्काउंट दोगे। यानी ट्रेड डिस्काउंट लेते भी हैं और ट्रेड डिस्काउंट देते भी हैं। और ज़्यादातर ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अपन ये डिस्काउंट
देते हैं, समझ में आया, बल्क क्वांटिटी में। एक होता है कैश डिस्काउंट, इसके सामने क्या लग रहा है बेटा, कैश, क्या लग रहा है, कैश, है ना। पहले एक ये देख लेते हैं फिर आगे कैश पे चलेंगे। सबको पता है व्हाट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट इज एन एनी टाइप ऑफ रिडक्शन। डिस्काउंट क्या है बेटा, एनी टाइप ऑफ रिडक्शन, चाहे आप डिस्काउंट दो चाहे आप डिस्काउंट लो, दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, प्राइजेस का, ठीक है, प्राइजेस का, बाय द सेलर टू द बायर, ठीक है, जो सेलर है उसने बायर के लिए जो प्राइजेस क्या है बेटा, कम कर दिए। तो डिस्काउंट इज आइदर अलाउड एज ए रिडक्शन ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द सेलर ऑफ द गुड्स और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट दो तरह से दिया जाता है, या तो सेलर किसको दे रहा है बेटा, बायर को दे रहा है, मतलब वो प्राइस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है ताकि बायर उस गुड्स को क्या कर ले, खरीद ले। और दूसरा डिस्काउंट का हो गया बेटा, प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी जल्दी पेमेंट के लिए। ये ऊपर ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, नीचे कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जैसे मान के चलो आप कौन हो, आप होलसेलर हो, कौन हो, होलसेलर। अब बेटा होलसेलर हो ना, तो रिटेलर को उधारी में बेचना ही पड़ता है, किस में बेचना पड़ता है, उधारी में, नहीं बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो अब अपन को क्या करना पड़ता है, अब आप क्या करोगे, अब आपने गुड्स बेचे, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया सामने वाले को। अब मालूम है आप उसको झांसा देते हो, आप उसको लालच देते हो, क्या कि एक काम करो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, तुमको 2% डिस्काउंट और दे देंगे। तो अब 1 लाख का 2% कितना होता है, 2000 रुपये होता है कि नहीं होता। सामने वाला सोचेगा कि यार कोशिश करेगा जल्द से जल्द पैसा दे दे ताकि उसे कितने का डिस्काउंट और मिल जाए, 2000 रुपये का या 3000 रुपये का, 4000 रुपये का, समझ में आया। कैश डिस्काउंट देते हैं बेटा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, किसके लिए देते हैं, ताकि सामने वाला जल्दी से जल्दी क्या कर दे, पेमेंट कर दे। ये देखो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट इज अ रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन होता है बेटा, जो सेलर होता है ना, सेलर अपनी प्राइजेस में क्या करता जाता है, डिस्काउंट देता जाता है, किसको, बायर को। जितनी ज्यादा क्वांटिटी बायर खरीदेगा उतना ज्यादा सेलर क्या दे देता है, ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहा है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। एक और चीज याद रखना बेटा, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में नहीं आता, किस में नहीं आता, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल में नहीं आता। उसके पीछे का रीजन क्या होता है ना, कि भाई जो सेलर है ना, सेलर अपनी इनवॉइस प्राइस को बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ट्रेड डिस्काउंट दे देगा। अब अगर वो ट्रेड डिस्काउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा, है तो एक्सपेंस, तो उसकी वजह से उसका प्रॉफिट कैसा दिखेगा, कम। यानी वो जब चाहे ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा देके अपना प्रॉफिट कम दिखा लेगा, वो जब चाहे ट्रेड डिस्काउंट कम देके अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखा लेगा। तो ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकाउंट्स के साथ में, इसलिए जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, याद रखना, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आया बेटा कमेंट में बोल देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, सॉरी। आ जाओ नेक्स्ट क्या बेटा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। आप देते भी हो और आपको कैश डिस्काउंट मिलता भी है। आ जाओ, कैश डिस्काउंट इज अ रिडक्शन अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट। अभी हाल समझा दिया मैंने। डिस्काउंट एक्ट एज द इंसेंटिव्स एंड इनकरेजेस प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर। समझ में आया, आपके डेटर है, आपको उनसे पैसा लेना है, आपने सेल कर दिया गुड्स, अब आप उन्हें लालच देते हो कि भाई 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, 5% डिस्काउंट और ले जाओ, या क्या बोलते हैं 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, 2 या 3% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो एक तरह से सामने वाला क्या होता है, वो मोटिवेट होता है, वो कोशिश करता है जल्द से जल्द पेमेंट देने का ताकि उसे और एडिशनल क्या मिल जाए, कैश डिस्काउंट मिल जाए। तो कैश डिस्काउंट दिया जाता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए ताकि सामने वाला जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे। समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी और अपन बेटा इसके सब क्वेश्चंस में आएंगे ये, तो उसमें अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलो अब कौन है बेटा, अदर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स फटाफट समझ लेते हैं। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है बेटा, अकाउंट एक ऐसा, अकाउंट मतलब अकाउंट रिफर्स टू जहां पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के, सिमिलर फीचर्स के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें अपन एक जगह ग्रुप कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में सारे कैश के ट्रांजैक्शन, कैश का आना कैश का जाना कौन से अकाउंट में, कैश अकाउंट में इकट्ठे कर देंगे। सेल्स अकाउंट, सारे सेल के ट्रांजैक्शन सेल्स अकाउंट में। परचेज अकाउंट, सारे परचेज के, जैसे आपकी क्लासेस डिवाइड हो जाती है ना 10th के बाद, वही कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, मैथ्स के बच्चे मैथ्स में, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम फीचर्स के ट्रांजैक्शंस एक जगह।
वैसे ही यहाँ पर भी अपन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम फीचर्स के ट्रांजेक्शन्स एक जगह, ठीक है। तो अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस, ठीक है। रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जिनके आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है, या जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। किसके होते हैं बेटा? जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सेम फीचर्स के होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को अपन एक जगह ग्रुप कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। खाता क्या बोलते हैं हिंदी में? खाता बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट कौन है बेटा? एंट्री। क्या बेटा? एंट्री। एंट्री क्या होती है बेटा? जब आप किसी ट्रांजैक्शन को या किसी इवेंट को आप रिकॉर्ड करते हो तो उस रिकॉर्ड करने को क्या बोला जाता है? एंट्री बोला जाता है। तो व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज नोन एज एंट्री। उसे क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट कौन है बेटा? डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट। अपने डबल एंट्री सिस्टम में क्या चलता है? डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट आया वर्ड काय से बेटा? लोन से, लाइबिलिटी से। इसका अपोजिट क्या निकल के आ गया बेटा? डेबिट। आ जाओ। सो अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। कितने में रिकॉर्ड करते हैं? 2 अकाउंट में। डबल एंट्री का मतलब ही है कि एक ट्रांजैक्शन से मिनिमम कितने अकाउंटों पे फर्क पड़ता है? 2 अकाउंटों पे। चलो एग्जाम्पल बताऊं? हाँ सर बताओ ना। कैश सेल। कौन सी सेल सर? कैश सेल। कौन सी सेल? ये देखो कैश सेल। कैश सेल से कितने अकाउंट पे असर पड़ेगा? 2 पे। एक तरफ कैश आया और एक तरफ क्या बढ़ गई बेटा? आपकी सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ बिल्कुल बढ़ गई। हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? एक ट्रांजैक्शन से कितने अकाउंटों पे फर्क पड़ा बेटा? 2 अकाउंटों पे क्या पड़ा? फर्क पड़ा। एक तरफ आपके पास में कैश आ गया, दूसरी तरफ क्या हुआ बेटा? आपकी क्या बढ़ गई? सेल बढ़ गई। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है बेटा? एक ट्रांजैक्शन से मिनिमम कितने अकाउंटों पे असर पड़ता है? 2, मैक्सिमम और भी अकाउंटों पे पड़ जाता है। तो वन अकाउंट विल रिसीव ए डेबिट एंट्री एंड द अनदर अकाउंट विल रिसीव ए क्रेडिट एंट्री। तो जब यहाँ पे जब क्या करा जाएगा? इस ट्रांजैक्शन की जब एंट्री करी जाएगी ना, चलो आपको बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी अपन जब जर्नल करेंगे तब समझ में आएगा। देखो तो पता है इसकी एंट्री ऐसे होती है, कैश अकाउंट डेबिट। तो एक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सेल्स अकाउंट और एक अकाउंट क्या हो जाता है बेटा? क्रेडिट हो जाता है। मतलब एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, मतलब एवरी डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। कभी कभी ऐसा भी होता है एक अकाउंट डेबिट होता है तो उस एक मतलब उस डेबिट के बराबर 2 अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं, 3 अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये चीज होती है किसमें? डबल एंट्री सिस्टम में। कि एक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, तो दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये एक अकाउंट क्या हो गया? ये डेबिट हुआ है ये वाला अकाउंट, और ये वाला अकाउंट क्या हुआ है बेटा? दूसरा वाला ये क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। और इनकी जो अमाउंट क्या होती है ना बेटा? वो सेम होती है, इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? ये होता है आपका डेबिट क्रेडिट। और अच्छे से सीखेंगे अपन आगे और अच्छे से आएगा आपको। प्रोपरेटर कौन होता है बेटा? यहाँ पे प्रोपरेटर ओनर होता है बिजनेस का। सो प्रोपरेटर इज ए पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, मैनेजेस इट एंड बियर्स ऑल द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्रोपरेटर बिजनेस का कौन होता है बेटा? ओनर होता है। तो प्रोपरेटर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी, हु मैनेजेस द बिजनेस, हु टेक्स ऑल द रिस्क एंड हु ऑल्सो टेक्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड ऑल द लॉसेज ऑफ द बिजनेस। उसे क्या बोला जाता है? प्रोपरेटर बोला जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स। अच्छा, डेब्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? कर्जा होता है ना, बताया था कि नहीं? वो डेटर याद है जिनसे पैसे लेने थे, वो ही डेटर क्या हो जाते हैं? बैड हो जाते हैं। बैड हो जाते हैं मतलब कि भाई ये जो डेटर थे ना, इन डेटरों से अपन को क्या लेना था? पैसा लेना था। लेकिन है ना, ये डेटर क्या हो गया बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उसका दिवालिया निकल गया, मतलब वो पैसे देने की हालत में नहीं है। तो अब आप उससे पैसे आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वो पैसा बेटा आपका क्या हो गया? बैड डेट हो गया। सर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एक डेटर था, उस डेटर का नाम था राहुल, नाम तो सुना ही होगा। उस राहुल से अपन को कितने रुपए लेने थे बेटा? 10,000 रुपये लेने थे। लेकिन अब पता चला कि राहुल से अब वो पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि राहुल क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब उसका दिवालिया निकल चुका है। दिवालिया निकल चुका है मतलब जिनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा होता है और एसेट कम होती है। मतलब समझ गए? लोन है 1 करोड़ का और एसेट है सिर्फ 10 लाख की। अब 1 करोड़ का लोन है, 10 लाख की एसेट है। 10 लाख की एसेट बेच भी देंगे तो भी सिर्फ 10 लाख का कर्जा पटेगा। अभी भी कितने का कर्जा बचा? 90 लाख का कर्जा बचा कि नहीं बचा?
वो होते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन बेटा वो पर्सन होते हैं जो अपना कर्जा नहीं चुका सकते, जो अपनी लाइबिलिटी पे नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे राहुल कौन हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। अब राहुल से ये 10,000 रुपये नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, कोर्ट ने घोषित कर दिया कि ये तो दिवालिया है। अब ये 10,000 रुपये का अपना क्या हो गया बेटा, लॉस। इस लॉस को क्या बोला जाता है, बैड डेब्ट्स। इसे बोलते हैं इररिकवरेबल डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, इररिकवरेबल डेब्ट्स। आ जाओ देखते हैं क्या होते हैं। तो बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बिकेम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। भाई ये पैसा आपको किससे वापस नहीं मिलने वाला, ये पैसा आपको डेटर से अब वापस नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, इररिकवरेबल। इट इज अ बिजनेस लॉस। ये अपने लिए क्या है बेटा, लॉस है, ठीक है। एंड इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसे अपन कहाँ डेबिट कर देते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आगे पढ़ेंगे अपन, सब समझ में आएगा। अभी बस थोड़ी कुछ दिनों के लिए याद रख लो, धीरे धीरे जब अपन वो सब चीज़ें करते जाएंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब चीज़ें। समझ में आया। इंसॉल्वेंट मैंने आपको समझा दिया। इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और ए फर्म हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेप्ट। यानी इंसॉल्वेंट एक वो पर्सन है जो अपने कर्जा चुकाने की किस में नहीं है, हालत में नहीं है। मतलब जिसके पास बेटा एसेट्स कम है। क्या कम है, जिसके पास में एसेट्स कम है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास 10 लाख की एसेट है, लेकिन उसके ऊपर बेटा जो लाइबिलिटी है ना, उसके ऊपर लाइबिलिटी है 50 लाख रुपए की। एसेट क्या होती है, जिन चीज़ों से पैसा आता है। मतलब अगर वो अपनी पूरी एसेट बेच भी देगा, पूरी एसेट बेच के उसके पास कैश आएगा, उस कैश से वो अपना कर्जा चुका भी देगा, तो सिर्फ कितना चुका पाया, सिर्फ 10 लाख चुका पाया। अभी भी 40 लाख क्या है, बकाया है कि नहीं। अब कहाँ से चुकाएगा, नहीं चुका पाएगा ना। दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इस तरह के इंसान को क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट। हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। तो इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स। जरूरी नहीं है लिविंग बीइंग ही हो, ये एक अपनी आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन यानी फर्म भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। ए पर्सन बिकेम इंसॉल्वेंट व्हेन हिज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। जब उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, और एसेट कैसी होती है बेटा, कम होती है, उस टाइम पे पर्सन क्या बन जाता है, इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो सॉल्वेंट कौन हुआ, इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। सॉल्वेंट इज ए पर्सन और ए फर्म और ए बिजनेस हु कैन पे ऑफ हिज डेप्ट। जो अपने डेप्ट का क्या कर सकता है, जो अपने कर्जे का बड़े आसानी से पेमेंट कर सकता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज ए पर्सन एन एंटरप्राइज विच इज इन पोजिशन टू पे ऑफ हिज डेप्ट इन फुल। यानी कि एक ऐसा पर्सन है, जैसे मान के चलो जिसके पास एसेट्स कितने की हैं, एसेट है 50 लाख की, ठीक है, और लाइबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर लाइबिलिटी कितने की है बेटा, 10 लाख की। मतलब कि आसानी से पे कर देगा ना, अपनी 50 लाख की एसेट में से 10 लाख की एसेट क्या कर देगा, बेच देगा, और उस 10 लाख की एसेट को बेच के जो उसके बाद 10 लाख आएंगे, उस 10 लाख की एसेट से ये 10 लाख की जो लाइबिलिटी है उसका वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, खत्म, आराम से पे कर देगा, हो गया। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिबेट। क्या है, रिबेट। रिबेट डिस्काउंट जैसा ही है। किसके जैसा है, डिस्काउंट जैसा। समझाता हूं ये कैसा डिस्काउंट जैसा है। कभी कभी आप क्या करते हो ना, कभी कभी आप गुड्स बेचते हो, और गुड्स बेचते हो ना तो वो गुड्स है ना उस क्वालिटी का नहीं निकलता, तो उसको बेचने के लिए आप सामने वाले को क्या बोल देते हो कि भैया और मैं कम कर लूंगा, आप ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही है। तो इट इज ए रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। एट टाइम्स seller allows rebate on goods purchased from him in such cases are of poor quality or in the case of defective goods। कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट में या वेयर हाउस से या जहां से अपन खरीदते हैं ना, कुछ गुड्स ऐसे आ जाते हैं जो या तो डिफेक्टिव हो जाते हैं या तो उनकी क्वालिटी कैसी होती है, कम। अब किसी कंज्यूमर को पसंद आ जाते हैं ना, किसी कस्टमर को पसंद आ जाते हैं, तो अपन उससे क्या बोलते हैं कि अरे आप ले जाओ, कितने का पड़ेगा, अच्छा इतने का पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है अरे ये तो वैसे ही है, तो अपन उसको और क्या दे देते हैं, रिबेट दे देते हैं अपन, और उसे डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, प्रोडक्ट अपनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। समझ में आया, क्लियर है। तो अपन यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन रिबेट देते हैं। क्या बोलते हैं, रिबेट। समझ में आ गई चीज़ की नहीं आई, कि जब आप कोई डिफेक्टिव क्वालिटी की चीज़ है जो आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हो, कस्टमर को बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम जो आप प्राइस में रिडक्शन करते हो उसे क्या बोलते हैं, रिबेट बोलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं। होता है ना कि यार चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो मिले उस चीज से और वो चीज निकल जाए, तो वो चीज अपन करते हैं, उसे रिबेट बोलते हैं। ठीक है। डेप्रीसिएशन क्या होता है बेटा, डेप्रीसिएशन बात करते हैं किसकी, फिक्स्ड एसेट्स की। कौन सी एसेट्स की,
मैंने बताया था ना बेटा, बिजनेस में क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लैंड फिक्स्ड एसेट है आपकी, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, कौन हो गई, बिल्डिंग हो गई, और कौन हो गई, मशीन हो गई, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कौन है बेटा, ये आपकी फिक्स्ड एसेट है, ये बिजनेस में लंबे टाइम के लिए रहती हैं, है ना, और ये आपकी बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं। तो होता क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ लैंड को छोड़ के जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। क्यों लगाते हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वियर एंड टीयर ऑफ एसेट होता है, जिसके वजह से आपकी जो ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे बिल्डिंग धीरे धीरे क्या होती जाएगी बेटा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्डिंग पर डैप लगता है, मशीन पर डैप लगता है, मशीन रोज चलती है, रोज घिसती है, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होता है मशीन्स में सालों में, जिसके वजह से आपके पास जो अभी मशीन है उस मशीन की वैल्यू क्या होती है, कम। तो अपन खुद अपने हाथों से क्या लगाते हैं, डेप्रीसिएशन। समझ में आ गया, आ जाओ देखते हैं। मतलब अपने खुद के हाथों से अपन अपनी एसेट की वैल्यू कम करते हैं, खास तौर से फिक्स्ड एसेट की। तो डेप्रीशिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी अपन अपनी ही फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बेटा क्या करते हैं, हर साल अपन उसे कम करते जाते हैं, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, क्योंकि अपन उन्हें चला रहे हैं तो घिस रही है उस वजह से, एंड द पैसेज ऑफ टाइम निकल रहा है उस वजह से, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अपन को पता है कि भाई आगे जाके क्या होगा, या तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगा, उसके वजह से अपनी मशीन की कीमत कम हो जाएगी जैसे मोबाइल में हो जाती है, या चेंज इन डिमांड, या लोगों की क्या होगी बेटा, डिमांड चेंज होगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगी, अपनी मशीन की, अपनी एसेट की, अपनी फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या एनी अदर रीजन, या किसी और रीजन की वजह से। लाइक एनी अदर एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असरटेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस डेप्रीशिएशन को भी बेटा अपन क्या मानते हैं, ये अपने लिए एक्सपेंस है, इसलिए ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाता है। कौन सी साइड, डेबिट साइड। उसके पीछे का रीजन अपन पढ़ेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रूल होता है, उस रूल की वजह से सारे के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन समझ में आया, क्योंकि आप एसेट चला रहे हो तो घिस रही है, ऊपर से उन एसेट्स में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हो रहा है, इस वजह से आपकी जो एसेट है, आपके पास जो अभी एसेट है उसकी वैल्यू क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। जैसे तुम्हारा मोबाइल आज खरीदा तुमने बेटा, 1 महीने बाद सेम प्राइस मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, गिर जाएगी। क्यों गिरी है, क्योंकि 1 महीने तुमने मोबाइल चलाया, वियर एंड टियर, 1 महीने में क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो गया होगा, इसलिए अब जो तुम्हारा मोबाइल है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम। वैसे ही अपन भी अपनी एसेटों की कीमत, खास तौर से सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की कीमत क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर कम करते जाते हैं हर साल, ताकि अपन को अपने बिजनेस की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। बुक वैल्यू क्या होती है बेटा, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो वैल्यू आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीन कहाँ आएगी बेटा, एसेट में। किस में आएगी, एसेट में। अब एसेट में आपने मशीन की वैल्यू कितनी लिख रखी है, एसेट में आपने मशीन की वैल्यू 80,000 लिख रखी है ना। तो बेटा ये आपकी क्या है, ये आपकी बुक वैल्यू है, ठीक है। और पता चले इसी मशीन की बाहर कीमत कितनी है, 85,000 रुपये, 85, वो मार्केट वैल्यू है। आपने अपनी किताबों में कितनी लिख रखी है बेटा, 80,000, तो वो कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू इज द अमाउंट विच इज एन आइटम अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। आपकी जो बुक्स ऑफ द अकाउंट्स है, आपके जो खाते हैं, आपकी जो जर्नल है, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू। जो वैल्यू आपने कहाँ लिख रखी है बेटा, अपनी बुक्स में लिख रखी है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ एंडिंग पे आ गए अपन। इनवॉइस सबको पता है क्या होता है बेटा, बिल होता है। तो इनवॉइस इज अ बिजनेस डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द क्रेडिट, ठीक है। जब है ना गुड्स काय में बेचे जाते हैं, क्रेडिट में बेचे जाते हैं, तो सेलर क्या प्रिपेयर करता है बेटा, इनवॉइस प्रिपेयर करता है। और जब आप कैश में बेचते हो ना, तो कैश मेमो प्रिपेयर होता है। दोनों में आपको क्या लगता है कि दोनों बिल ही हैं, दोनों बिल नहीं होते। कैश मेमो अलग होता है जब कैश में सामान बेचा जाता है, और बिल अलग होता है, इनवॉइस अलग होता है जब गुड्स काय में बेचे जाते हैं बेटा, क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में गुड्स बेचे जा रहे हैं, मतलब व्हेन सेलर इज सेलिंग गुड्स टू द बायर ऑन क्रेडिट, तो एट दैट टाइम क्या बनाया जाता है बेटा, इनवॉइस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ द पार्टी, उसमें पूरी पार्टी की डिटेल होती है, किसको गुड्स बेचे जा रहे हैं, गुड्स आर सोल्ड, एंड फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स विथ क्वांटिटी एंड प्राइस। जितने भी गुड्स बेचे जा रहे हैं उनकी क्वांटिटी और उनकी प्राइस उसमें क्या करी जाती है, अच्छे से मेंशन करी जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, इनवॉइस। क्लियर।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा बेटा आपका क्या था, बैलेंस शीट। कौन सी शीट, बैलेंस शीट। तीसरा आपका क्या था बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। या आप 12th में पढ़ोगे कैसे बनाते हैं, तो इसको अभी अपन 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो क्या होते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या बताते हैं सर, ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता देता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बता देता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी प्रॉफिट कमाने की क्षमता, कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। बैलेंस शीट आपकी क्या बताता है, बैलेंस शीट आपकी बता देता है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब आर्थिक स्थिति, कि आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, अच्छी है या बुरी है। ठीक है, ये होते हैं आपके क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अस द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी आर्थिक स्थिति कैसी है वो डिपेक्ट करता है, वो बता देता है कौन, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनके बारे में और भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ बेटा अपना ये वाला जो चैप्टर है वो क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। कोई भी चीज़ अगर अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।